Namaste everyone and welcome to GoatCat, yet another session of solving this entire series which focuses on completing all the 114 sets from CAT 17 till CAT 2024, and we are continuing with this set of the quant based reasoning based questions. So today as well we have picked up one set from CAT 2023 slot 2 quant based reasoning ka type. And what is quant based reasoning? Very quickly let me explain, because a lot of people might have different opinions on it. जहाँ पर भी आपको मिसिंग वैल्यूज़ ही रहती हैं, कुछ सम टोटल गिवन रहता है, you have to probably do hit and trial and put in some values. There are properties that are typically taught in quantitative aptitude like mean, median, mode, averages. इस तरह के typical concepts यूज़ होकर आपको एक partially fill table को completely fill करना रहता है. इस तरह के sets को I call typically them as quant based reasoning sets. So without wasting any more time, let's get going with our session. So what are the parameters? Quickly, fate is the way in which you will decide the fate of whether to pick DLR sets or not. Familiarity, ambiguity, time consumption and extra info in questions. Let's move ahead. So very quickly let's judge this set on the parameters that we have just decided कि क्या ये set करने लायक है या नहीं है in the first go. क्या आप pick करेंगे इस set को या नहीं करेंगे. So let's look at F वाला part which is familiarity. So there are 9 boxes arranged in a 3x3 array as shown in tables 1 and 2. तो 9 boxes हैं, ठीक है, और इनमें हमें कुछ values fill करना है. Minimum is 1, median is 1, इस तरह का कुछ डेटा दिख रहा है. This is how you'll read the first set, quick glance, and you'll say familiarity तो है, ऐसे boxes के set fill करने वाला कुछ ना कुछ हम कर ही रहे हैं, तो quant based reasoning का टाइप लग रहा है, familiarity है. What about A, ambiguity? Now this part is fine कि यहाँ तक उन्होंने टेबल दे दिया है 9 boxes का. अगर हम आगे देखें तो ये कुछ स्टार वार लगे हुए हैं एंड उस स्टार के अलावा नंबर भी है, तो आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है. द एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स पर सैक, ईच बॉक्स कंटेन 3 सैक्स, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हर एक के अंदर 3 है. तो दिस लुक सुपर टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज एक के अंदर 3 वैल्यूज़, तो 9 के अंदर 27 वैल्यूज़ हमें सोचना है. एंड देन दे आर सेइंग एवरेज इज डिस्टिंक्ट इंटीजर, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन ईच रो इज सेम, कॉलम इज सेम. थोड़ा सा टाइम कंजम्पशन लग रहा है. दूसरा, द नंबर दैट इज फॉलोड बाय अ स्टार, तो इसके अंदर एक नंबर है, नंबर कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होगा और फिर वो स्टार वाली वैल्यूज भी कुछ रिप्रेजेंट कर रही हैं. तो एम्बिग्विटी में पुट अ क्रॉस बिकॉज इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. मतलब बहुत ऑनेस्टली आई एम अ मियर मॉर्टल सो टू से इन एप्टीट्यूड, एंड मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये एकदम से क्लिक तो नहीं हो रहा है कि क्या करना है, उस नंबर का क्या यूज़ करना है इस लिस्ट को निकालने के लिए. और टाइम कंजम्पशन के हिसाब से भी आई से दैट दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो ये 2 पैरामीटर्स पे तो नेगेटिव है. अब अगर क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, हाउ मेनी बॉक्सेस, हाउ मेनी सैक्स, मतलब एक्स्ट्रा इन्फो तो नहीं है और डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, मतलब पूरा का पूरा सेट सॉल्व होगा. तो इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा इन्फो दिस इज़ अ पॉजिटिव. सो देर आर जस्ट 2 टिक्स. आई विल कीप इट एज अ 3rd और 4th सेट अगर टाइम बचा तो. अदरवाइज दिस इज़ नॉट अ सेट दैट आई पिक. आई प्रेफर सेट्स जिनमें 3 टिक आ रहे हैं, किन्हीं भी 3 में टिक हो सकते हैं. आई प्रेफर दो सेट्स. ये सेट बिकॉज फेमिलियरिटी है और एक्स्ट्रा इन्फो भी नहीं है, मतलब गारंटी है कि पूरा सॉल्व होगा. इट गिव्स मी गुड रीजन टू कीप इट देयर एंड देयर अबाउट इन टर्म्स ऑफ 3rd और 4th चॉइस कि तीसरा या चौथा सेट पहले 2 होने के बाद मैं शायद कंपेयर करके इसे देख पाऊँ. सो नाउ लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट वेयर वी एक्चुअली सॉल्व द सेट. तो अब सॉल्व करने वाला पार्ट देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे. सो दिस इज द टिपिकल डेटा दैट वी हैव, एंड जस्ट बिकॉज वी डिसाइडेड कि ये सेट बाद में करेंगे, तब हमने ये समझ लिया था कि हर एक बॉक्स के अंदर 3 सैक्स हैं. तो व्हाट आई हैव डन इज कि दिस इज अ ग्रिड ऑफ 3x3. तो अगर हम ग्रिड की बात करें, सो दिस इज टिपिकली अ ग्रिड ऑफ 3x3, और इस 3x3 के ग्रिड में व्हाट इज इट दैट आई हैव डन, आई हैव क्रिएटेड और एक्सपांडेड दिस ग्रिड सच दैट ईच बॉक्स विल हैव 3 स्पेसेस अवेलेबल फॉर अस टू पुट इन द कॉइन्स. तो हमारे पास हर एक बॉक्स के अंदर 3 सैक्स की पोजीशंस मिल जाएंगी. इफेक्टिवली एक ही बॉक्स है और इन्हीं बॉक्स के क्लूज यहाँ पर दिए हैं. तो डोंट गेट कंफ्यूज कि दिस इज लाइक 9 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, 27 बॉक्सेस फिल करने. नो, दिस इज अ क्लू टू फिल द वैल्यूज इन हियर. और ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स भी कुछ रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, धीरे धीरे करके समझ में आएगा.
तो द स्ट्रक्चर दैट आई हैव क्रिएटेड इज दिस. यू कैन वेरी इजीली क्रिएट दिस स्ट्रक्चर इन योर रफ नोटपैड एज वेल कि एक बॉक्स के अंदर 3 वैल्यूज का पोजिशनिंग कर दें. लेट्स गो एंड लुक एट द क्लूज वन बाय वन. So there are 9 boxes arranged in a 3x3 array as shown in tables 1 and 2. This is your table 1, this is your table 2. ये हमने पिछले सेट में देख लिया था. I had erased these markings so that I can get more space. Each box contains 3 sacks. तो ये मैंने कर दिया, हर एक बॉक्स में 3-3 sacks कर दिए. Each sack contains a certain number of coins between 1 and 9, both inclusive. मतलब now I know कि कितने भी ब्लैंक्स यहाँ दिख रहे हैं सब में वैल्यूज 1 से लेकर 9 तक ही है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर्स की बात है. आई एम वेरी फेमिलियर विद दिस एंड आई एम इन फैक्ट गुड एट इट इन ट्राइंग टू प्लेस दीज वैल्यूज. तो ये हमारे लिए एक बड़ा पॉजिटिव. द एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स पर सैक इन द बॉक्सेज आर ऑल डिस्टिंक्ट इंटीजर्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्लू. एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स पर सैक इन द बॉक्सेज आर ऑल डिस्टिंक्ट इंटीजर्स. नाउ थिंक अबाउट दिस. अगर मैं किसी भी बॉक्स में कुछ वैल्यूज लिखूंगा, सपोज मैंने कोई भी बॉक्स पिक कर लिया, सपोज सेंटर वाला बॉक्स पिक कर लिया है, सपोज मैंने वैल्यू लिख दी 119, ऐसी कुछ वैल्यू लिख दी, तो क्या ऐसी वैल्यूज से जो एवरेज आएगा वो इंटीजर आएगा? चेक करते हैं. 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 डिवाइडेड बाय 3 बिकॉज 3 सैक्स हैं. तो डिवाइडेड बाय 3 करने के बाद मुझे क्लैरिटी आ रही है कि अगर ये इंटीजर नहीं आ रहा है तो इंटीजर कब आएगा? जब ये 3 नंबर्स जो मैं यहां हर एक सैक में प्लेस करूंगा, इन तीनों नंबर्स का सम हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3. तो एक इंपॉर्टेंट मैसेज हम यहां लिख सकते हैं दैट द सम इन ईच बॉक्स हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3. तो ये लिख लेते हैं कि सम इन ईच बॉक्स इज 3 का मल्टीपल है, क्योंकि उन्होंने लिख दिया कि द एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स पर सैक इन द बॉक्सेज आर ऑल डिस्टिंक्ट इंटीजर्स. अच्छा, डिस्टिंक्ट भी है तो मतलब कैन आई से कि अगर डिस्टिंक्ट इंटीजर एवरेज आना है और हमारे पास वैल्यूज 1 से लेकर 9 तक ही हैं, तो कैन आई से ये जो 9 बॉक्सेस के एवरेजेस आएंगे वो डिस्टिंक्ट इंटीजर्स होंगे फ्रॉम 1 to 9. मतलब किसी एक बॉक्स का एवरेज 1 होगा, किसी का 2, किसी का 3. एवरेज 1 होगा मतलब यहाँ सम कितना होगा? 3 6 9 12 एंड सो ऑन. आई होप ये पार्ट क्लियर है. So we know that they are all distinct integers, so average is distinct integer and the total number of coins in each row is the same. तो अगर एक रो पकड़ ले हम तो इसके टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स सेम है. तो इस रो का अगर टोटल x ले लें कॉइन्स का तो विल हैव 9 कॉइन्स. इन 9 के 9 कॉइन्स का सम टोटल अगर मैं ले लूं x, इन 9 कॉइन्स का सम टोटल ले लूं x और इन 9 कॉइन्स का भी टोटल ले लूं x, तो कहना है से मेरा ग्रैंड सम टोटल हो जाएगा 3x. एंड दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि हर एक रो की वैल्यू सेम है. ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ कॉइन्स, तो टोटल 3x हो जाएगा. इफ आई गो बैक कॉलम्स तो कहना है से हर एक कॉलम में भी जो टोटल आना है वो सेम आना है. सो दिस विल बी 3p एंड ग्रैंड टोटल इज 3x, तो 3p इज इक्वल टू 3x. वहां से ये क्लियर हो गया कि p इज इक्वल टू x. तो अब मैं इरेज कर देता हूं. 3p इज इक्वल टू 3x के कारण ये क्लियर है कि ये वैल्यू भी सेम होगी, तो दिस इवेंचुअली हैज टू बी x. क्या हम बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये डिटरमाइन कर सकते हैं क्या कि अगर हर एक सैक के अंदर, ये जो प्लेसमेंट्स हैं ये सैक को रिप्रेजेंट करें, हर एक सैक के अंदर कुछ ना कुछ 1 से लेकर 9 तक की वैल्यूज आएंगी जो 3 का मल्टीपल होंगी. इनका जो एवरेज है वो एक डिस्टिंक्ट इंटीजर आएगा. अब मुझे नहीं पता कहां 1 आएगा कहां 2 आएगा. इट कैन वेरी वेल बी पॉसिबल कि यहां ब्रैकेट में लिख दूं एवरेज यहां 9 आ रहा है, यहां एवरेज 7 आ रहा है, यहां एवरेज 5 आ रहा है, इस बॉक्स का एवरेज 3 आ रहा है, इस बॉक्स का एवरेज 2 आ रहा है. आई डोंट नो, आई एम जस्ट रैंडमली पुटिंग इट जस्ट टू एक्सप्लेन दिस पार्ट टू यू. 1 2 3 हो गया, लेट्स से इसका 4 आ रहा है, लेट्स से इसका 6 आ रहा है और लेट्स से इसका 8 आ रहा है. तो ये एवरेजेस लिख दिए मैंने, डिस्टिंक्ट इंटीजर फ्रॉम 1 to 9. अगर एवरेज इन बॉक्सेस का इस तरह से कुछ आने वाला है तो क्या मैं ग्रैंड टोटल निकाल सकता हूं? बिल्कुल. कहना है से 1 से लेकर 9 तक का सम करो. सो अगर आप 1 से लेकर 9 तक का सम करोगे सो यू विल गेट 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टिल 9, जो आई एम श्योर बहुत डायरेक्टली याद ही रहता है, बट फिर भी कैलकुलेट कर ले तो कितना आ जाएगा? 45. ये एवरेज आया है 45 और हर एक बॉक्स में कितनी कितनी वैल्यूज हैं? 3. तो इंटू 3 कर दो, दिस इज योर ग्रैंड टोटल. और ग्रैंड टोटल 45 3 135 है. अगर इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो कहना है से हर एक रो की जो वैल्यू का टोटल आना है वो कितना आना है? 45. तो बाय द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरेजेस कहना है से हर एक रो की वैल्यू विल बी
इक्वलिंग टू 45 एंड हर एक कॉलम के सारे कॉइन्स की वैल्यू विल बी इक्वलिंग टू 45 सो दैट ग्रैंड टोटल कम्स आउट टू बी 135. आई होप ये पार्ट क्लियर है. और अगर ये क्लियर है सो नाउ आई कैन इरेज दिस पार्ट, इरेज दीज वैल्यूज एंड डायरेक्टली राइट द सम जो अभी हमने कैलकुलेट करा. बिकॉज डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज गिवन थी, हमें ये क्लियर है कि टिपिकली इस सारी सेट ऑफ वैल्यूज का ग्रैंड सम हर एक रो में 45 आना है. मतलब these 9 values will sum total to 45 and so on. हर एक कॉलम में भी 45 आना है. So this now looks more comfortable because अब हमें 9 नंबर ढूंढने की कौन से 9 नंबर्स का टोटल 45 आना है. ऐसा कहीं नहीं बोला है कि यहाँ सेम वैल्यूज रिपीट नहीं हो सकती. ऐसा हो सकता है कि दो जगह 9 आ जाए, कहीं दो जगह 6 आ जाए, बस सम टोटल सारी वैल्यूज का 45 होगा क्योंकि एवरेज एक डिस्टिंक्ट इंटीजर है. आई होप ये क्लियर है. So we are done with this clue. Now table 1 gives information regarding the median of the number of coins. Now what is median? Median is the middlemost value. अब middlemost value या better definition होगी कि median वो नंबर है जिसके लेफ्ट में जितने नंबर्स होंगे उतने ही नंबर्स उसके राइट में होंगे in case of sorted data, which means ascending या descending जमा लें तो मिडिल मोस्ट वैल्यू से आधे नंबर्स लेफ्ट में आधे राइट में ये मीडियन होगा. हो सकता है मीडियन डेटा सेट का पार्ट हो सकता है ना हो. हमेशा डेटा सेट का पार्ट कब रहेगा? जब ऑड वैल्यूज हो. अगर आपके पास 5 वैल्यूज हैं तो थर्ड वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में मीडियन होगी, सेम थर्ड वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में मीडियन होगी. सो नाउ दे आर सेइंग टेबल 1 गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मीडियन ऑफ द नंबर्स ऑफ द कॉइन्स. तो जैसे ही मुझे पता पड़ा कि सेकेंड बॉक्स में मेरे पास मीडियन 9 है, कैन आई से कि मिडिल मोस्ट नंबर आउट ऑफ द 3 सैक्स नंबर ऑफ कॉइन्स का वो 9 हो जाएगा. और अभी ये बहुत क्विकली फिल कर सकता हूं कि टेबल 1 में यहां 6 है, मतलब जो टेबल ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर जो 3 सैक्स हैं उनका जो सेकेंड वाला सैक है अगर मैं उनको असेंडिंग में जमा लूं तो उसमें 6 कॉइन्स होंगे. यहां पे 2 है मतलब दिस मिडिल नंबर हैज टू बी 2 और यहां पर 8 है मतलब दिस नंबर हैज टू बी 8. सो दिस इज श्योर. अब हमें और थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही है कि हाउ डू वी गो अबाउट फिलिंग दीज नंबर्स. सो वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर क्लू कि टेबल 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. अब टेबल 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टेबल 2 ईच बॉक्स हैज अ नंबर व्हिच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सैक in that box having more than 5 coins. अच्छा हुआ हमने एम्बिग्विटी के कारण इसे छोड़ दिया. ये लाइन को मुझे फिर से पढ़ना पड़ रहा है. आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैं सेकेंड टाइम पढ़ूंगा तब जाके समझ में आएगा. ईच बॉक्स हैज अ नंबर. टेबल 2 में हर एक बॉक्स में एक नंबर है. वो क्या बता रहा है? इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सैक्स इन दैट बॉक्स. फॉर एग्जाम्पल दिस नंबर इज रिप्रेजेंटिंग 1 एज द नंबर ऑफ सैक्स इन दैट बॉक्स हैविंग मोर देन 5 coins. तो भाई पहले वाले बॉक्स में 1 है, मतलब इस बॉक्स में एक सैक, 3 में से एक सैक ऐसा है जिसमें 5 से ज्यादा कॉइन है. तो मतलब इस 2 का क्या मतलब होगा? इस सेकंड वाले बॉक्स में 2 सैक्स ऐसे हैं, एग्जैक्टली 2 सैक्स, 2 बोरे ऐसे हैं जिसमें 5 से ज्यादा कॉइन है. यहां पर भी 2 एंड सो ऑन. तो 3 जब हम नंबर देखेंगे टिपिकली वी से इन क्वांट बेस्ड रीजनिंग लुक एट एक्सट्रीम वैल्यूज. व्हेन यू लुक एट दिस 3 नंबर, व्हाट डज दिस 3 नंबर सजेस्ट? कि तीनों नंबर्स 5 से ग्रेटर है. तो मतलब यहाँ के जो तीनों नंबर्स आएंगे ना वो ग्रेटर देन 5 है. यहाँ के तीनों नंबर्स में से एक तो 8 पता ही है, मीडियन 8 है, पर बचे हुए दोनों नंबर्स भी 5 से ग्रेटर आएंगे. आई होप ये क्लियर है. अच्छा, मीडियन और मीन में डिफरेंस है. मिडिल में 8 दिख रहा है मतलब एवरेज 8 है, ऐसा मत लेना. हो सकता है एवरेज 8 भी आ जाए, हो सकता है 8 से अलग कुछ भी आ जाए एंड सो ऑन. ऑलराइट, सो ये पार्ट क्लियर हो गया कि टेबल 2 का नंबर क्या बता रहा है. दैट नंबर फर्दर इज फॉलोड बाय अ स्टार. ये लैंग्वेज पढ़ के मुझे कुछ लगा कि यहाँ कुछ मिसिंग है, कुछ अजीब सा हो रहा है. एग्जाम के प्रेशर में दिस बिकम्स अ डिफिकल्ट सेट. इज फॉलोड बाय अ स्टार इफ द सैक्स इन दैट बॉक्स सैटिस्फाई एग्जैक्टली 1 अमंग द फॉलोइंग 3 कंडीशंस. तो हम स्टार जब भी दिखेगा तो उसका मतलब क्या मानेंगे कि एग्जैक्टली 1 कंडीशन फॉलो हो रही है इन 3 में से. और डबल स्टार का मतलब क्या होगा? डबल स्टार का ये मतलब होगा कि टिपिकली यू विल हैव 2 कंडीशंस और मोर देन 2 कंडीशंस आर गेटिंग सेटिस्फाइड. या तो 2 या 2 से ज्यादा, मतलब तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये होगा. आप कंडीशंस देख लेते हैं. तो कंडीशंस क्या क्या है? कंडीशंस को आई विल प्लॉट इट हियर सो दैट इट्स इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट डू द कंडीशंस मीन. तो कंडीशन 1 बोल रही है द मिनिमम अमंग द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द 3 सैक्स इन द बॉक्स इज 1. तो किसी भी बॉक्स में मिनिमम नंबर 1 है. अब अगर मैं इनको असेंडिंग में जमा रहा हूं, अंडरस्टैंड दैट व्हेन आई हैव ड्रॉन 3 सैक्स बिकॉज मीडियन वैल्यू थी, मीडियन को मैंने मिडिल में लिखा है
मैं अपने लेवल पे कन्वेंशन एस्टैब्लिश कर रहा हूं कि मैं यहाँ जो भी वैल्यूज लिखूंगा वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा फॉर बेटर कॉम्प्रिहेंशन। तो मुझे पता है अगर मिनिमम 1 है तो लेफ्ट मोस्ट स्टैक में मैंने 1 डाल दिया, ये पहली कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है? सेकंड कंडीशन बोल रही है द मीडियन ऑफ द नंबर्स ऑफ द 3 सैक्स, नंबर ऑफ कॉइन्स इन द 3 सैक्स इज 1, मीडियन 1 है। अब इससे एक और इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर मीडियन 1 है तो कैन आई से कि जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे भी 1 होना पड़ेगा? ये दिया नहीं है, बट मीडियन 1 का मतलब क्या है? मिडिल मोस्ट वैल्यू 1 है, 3 वैल्यू में बीच की वैल्यू 1 है। अब लेफ्ट में तो उससे हम छोटी रखने वाले हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जमाने वाले हैं। 1 से छोटी कोई वैल्यू है ही नहीं, बिकॉज द नंबर्स दैट आर अलाउड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स रेंज फ्रॉम 1 to 9 बोथ इंक्लूसिव। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो अगर 1 मीडियन आ रहा है तो रिपीट होने के कारण इसे भी 1 आना पड़ेगा। समथिंग सिमिलर दैट वी हैव सीन इन वन ऑफ द सेट्स दैट वी हैव सॉल्व्ड अर्लियर। ऐसा सिमिलर सेट एक बार हमने पहले सॉल्व करा है, उसके जैसा ही सिमिलर डेटा है। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये कि द मैक्सिमम इज 9, तो आउट ऑफ द 3 मैक्स वैल्यू क्या है? 9 है। द मैक्सिमम अमंग द नंबर्स इन द 3 सैक्स इज 9, तो ये हमने लिख ली। अब सोच के देखो, इन दो कंडीशंस फर्स्ट और सेकंड में तो ओवरलैप दिख रहा है। व्हाट डू यू मीन ओवरलैप दिख रहा है? ओवरलैप दिखने का मतलब ये कि अगर मेरी सेकंड कंडीशन ट्रू हो गई तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो ही जाएगी। मतलब जब मुझे बोला जा रहा है कि एग्जैक्टली एक कंडीशन ट्रू हो, मैं उस एक कंडीशन ट्रू में सेकंड वाला केस तो ले ही नहीं सकता। अंडरस्टैंड दिस पार्ट। आपको कोई बोल रहा है कि ये सेकंड कंडीशन जैसे ही ट्रू होती है ना, वैसे ही फर्स्ट कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाती है, ऐसा क्लू दिया है कि अगर आप मीडियन 1 ले लोगे तो आपकी मिनिमम वैल्यू भी 1 हो जाएगी। लॉजिकल है बात। तो अगर आप सेकंड कंडीशन लेते हो तो उसके साथ फर्स्ट कंडीशन फ्री में ट्रू मिल जाती है, और अगर आपको बोलते हैं नहीं इनमें से एग्जैक्टली एक ही कंडीशन ट्रू हो सकती है, तो सेकंड कंडीशन तो वो सिनेरियो में आएगी नहीं। तो एक स्टार जहां लगा है वहां सेकंड कंडीशन तो आ ही नहीं सकती है। कैन आई से फॉर श्योर दैट द ओनली 2 पॉसिबल कंडीशंस विल बी द फर्स्ट एंड थर्ड, कि आपकी या तो मिनिमम वैल्यू 1 है या फिर आपकी मैक्सिमम वैल्यू 9 है। इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? Why have I rejected the second? Because अगर मैं सेकंड लिख देता तो जैसे ही सेकंड ट्रू होता वैसे ही फर्स्ट भी ट्रू हो जाता, 2 कंडीशन साथ में ट्रू हो जाती। सो ईदर दिस विल हैपन और दिस विल हैपन, फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक होगा, एग्जैक्टली एक। और व्हेन यू हैव 2 स्टार्स विच मींस 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन पॉसिबल है। अब चेक करते हैं कि क्या सेकंड और थर्ड कंडीशन साथ में हो सकती है? सेकंड और थर्ड, तो अगर सेकंड और थर्ड हो गए तो फर्स्ट 2 नंबर्स 1, थर्ड नंबर 9, 9 1 1, टोटल हो रहा है 11। 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, पर हमें डिस्टिंक्ट इंटीजर चाहिए एवरेज में, मतलब सेकंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर सेकंड और थर्ड ही साथ में नहीं हो सकती हैं तो तीनों भी साथ में नहीं हो सकती हैं। तो एग्जैक्टली 2 कंडीशंस मीट होने के लिए सेकंड थर्ड पॉसिबल नहीं है, और तीनों साथ में ट्रू हो जाएं ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या क्या पॉसिबल है? कैन आई से फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन साथ में ट्रू हो सकती है। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन साथ में ट्रू होने के लिए केस कौन सा बनता है कि पहली 2 वैल्यूज 1 हो जाए, सेकंड का नहीं पता। क्या फर्स्ट और थर्ड कंडीशन साथ में ट्रू हो सकती है? यस। तो या तो ये होगा या फिर और करके लिख देते हैं, और यू विल हैव द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स एज 1 and 9, सेकंड नंबर इज नॉट अवेलेबल। कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस। क्या सेकंड और थर्ड साथ में हो सकते हैं? वी सेड नहीं हो सकते, और इसी कारण से तीनों भी साथ में नहीं हो सकते, तो 1 1 9 वाला केस नहीं बन सकता। तो अगर सिंगल कंडीशन ट्रू हुई तो या तो ये केस बनेगा या ये केस बनेगा, और अगर 2 कंडीशंस ट्रू हुई तो या तो ये केस बनेगा या ये केस बनेगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, एंड बिलीव मी दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड इन द लिमिटेड टाइम दैट यू हैव अंडर एग्जाम प्रेशर। तो अगर आप इस तरह के सेट को देख के फील करते हैं कि ये सेट छोड़ देना था, तो आपकी फीलिंग सही है। बट when we are preparing, understand that there are a lot of interesting learnings that we are having. इतना अच्छा सेट है कि कभी अगर इसका easier वर्जन आ गया तो डेफिनेटली एग्जाम में करने लायक होगा, और ये छोटे छोटे नगेट्स ऑफ लर्निंग will be super useful for you when you actually take up mocks, appear in actual CAT and so on and so forth. So अब इतनी इंफॉर्मेशन है, इसके बेसिस पे आगे कैसे बढ़ा जाए। हमेशा ध्यान रखना, अभी तक ऑलमोस्ट इन एवरी सेशन आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट थिंक ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज में हमें 9 बॉक्सेस में हर एक बॉक्स का एवरेज डिस्टिंक्ट इंटीजर करना है 1 से 9। 1 से 9 एवरेज में एक्सट्रीम वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है? या तो 9 क्योंकि सबसे बड़ा एवरेज है वो, या फिर 1। अब आप मुझे बताओ 3 वैल्यूज का एवरेज 9 करना है, आराम से सोच के। सो जस्ट टेल मी यू वांट टू हैव एवरेज इक्वल टू 3, एवरेज इक्वल टू 9।
तीन वैल्यूज का एवरेज 9 चाहिए, बिकॉज इनमें से किसी ना किसी बॉक्स में तो होगा ना ऐसा कि एवरेज 9 आए। तो मैं कौन सी तीन वैल्यू लूं जिससे कि एवरेज 9 आ जाए? तो आप बोलोगे सर सोचते हैं एवरेज 9 चाहिए, तो एक केस तो बहुत सिंपल है कि तीनों नंबर्स को 9 ले लो, ऑल 3 9। अब अगर इनमें से मैं किसी एक को भी कम करूंगा, सपोज मैंने किसी एक को 8 करने की कोशिश की, तो किसी दूसरे नंबर को 1 से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक को 1 से कम करा है टू मेंटेन द सेम एवरेज ऑफ 9। पर 9 बची हुई दो वैल्यूज है, उनमें से किसी को भी मैं बढ़ा नहीं सकता, बिकॉज जो अपर लिमिट है वो 9 ही है, 10 नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकता कि सर 8 9 10 ले लो, क्यों नहीं कर सकता? 10 अलाउड ही नहीं है, 1 से 9 तक है बस नंबर्स। Therefore, can I say this for sure कि जहां भी जिस भी बॉक्स में एवरेज 9 आएगा, उस बॉक्स में तीनों सैक्स के अंदर जो नंबर ऑफ कॉइन्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे? 9। इफ दिस इज क्लियर दैट ऑल थ्री वैल्यूज विल बी 9 व्हेन द एवरेज इज 9, लेट्स लुक एट दिस टेबल, लेट्स लुक एट दिस बॉक्स एंड आइडेंटिफाई कि कहां हो सकता है वो। तो कैन आई से, पहले तो ये देखें कि कौन सा ऐसा बॉक्स है जहां तीनों नंबर्स 5 से बड़े हैं, क्योंकि अगर तीनों नंबर्स 9 है तो ये जो नंबर बता रहा है, ये नंबर क्या बता रहा है? कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 5 से बड़े हैं? तो दो ही बॉक्सेस हैं। सो ईदर दिस बॉक्स बिकॉज ऑफ दिस 3 और दिस बॉक्स बिकॉज ऑफ दिस 3 सजेस्ट टू अस कि ये तीनों नंबर्स 5 से बड़े हैं। अब ये तीनों नंबर्स 5 से बड़े तो हैं, पर इसका मिडिल मोस्ट नंबर क्या दे दिया है? 8। मतलब यहां तीनों 9 नहीं आ सकते, मतलब ये गारंटी है कि तीनों 9 कहां आएंगे? यहां पर। सो दैट दिस जस्टिफाइज दिस that there are 3 numbers which are greater than 5. ये पार्ट अगर समझ में आ गया है तो now you will be able to fill all the values very very logically. But this challenge of cases along with this number with asterisk के signs and so on, ये बड़ा चैलेंज होता है। एक बार चेक कर ले एस्ट्रिक का साइन का क्या मतलब है। एस्ट्रिक का साइन का मतलब है एक ही कंडीशन ट्रू होगी। चेक करो इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी, तो देखो राइट मोस्ट 9 है, राइट मोस्ट 9 है, वो ट्रू हो रहा है, लेफ्ट मोस्ट 1 नहीं आ रहा है, बिकॉज वी सेड दोनों में से एग्जैक्टली एक ही कंडीशन मैच होनी है, एग्जैक्टली एक। सो एक्स और लगा दो, मतलब एग्जैक्टली 1 है ना, एग्जैक्टली 1, और यहां पर भी एग्जैक्टली 2 के लिए ईदर दिस और दिस बट नॉट बोथ। अब आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव आइडेंटिफाइड दिस पार्ट। अब एक्सट्रीम वैल्यूज का ही थॉट देते हैं। ये वाला जो बॉक्स हमने देखा है, इसमें भी तीनों वैल्यूज 5 से बड़ी हैं और मिडिल की वैल्यू 8 है। अब मैं एवरेज 9 का थॉट दे चुका था, अब मैं एवरेज दे रहा हूं कि ऐसा बॉक्स ढूंढते हैं जिसका एवरेज 8 है। अब एवरेज 8 है, मतलब कैन आई से सम 24 आएगा। तो सम 24 कौन कौन सी वैल्यू से आ सकता है? तो एक तरीका तो बहुत ईजी है सर, तीनों 8 कर दो, या फिर एक तरीका हो सकता है कि 7 8 9 कर दो, या फिर और क्या तरीका हो सकता है कि 7 की जगह और छोटा कर देते हैं, 6 कर देते हैं। तो 24 माइनस 6 कितना हुआ? 18। तो बचे हुए दोनों नंबर्स 9 ईच कर दो, ये तरीका हो सकता है। सो दीज आर द 3 पॉसिबल केसेस, इसके अलावा और कोई केस बन नहीं सकता। अगर आप इन तीनों केसेस को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो कैन आई से फॉर श्योर कि तीनों ही केसेस में सारे नंबर्स 5 से ग्रेटर है। मतलब ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स वही होना चाहिए जहां पर एवरेज 8 आ रहा है, और एवरेज को मैं ऊपर ब्रैकेट में लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल यहां का एवरेज था 9, यहां का एवरेज है 8, और 8 में मिडिल की वैल्यू भी 8 है। तो अब चेक करते हैं स्टार कितने लगे। स्टार एक ही लगा है, मतलब इनमें से एक ही कंडीशन फॉलो होगी। कौन सी कंडीशन? या तो 1 स्टार्टिंग में आ रहा है या फिर 9 एंडिंग में आ रहा है। 1 स्टार्टिंग में नहीं आ सकता बिकॉज तीनों ही नंबर्स को 5 से ग्रेटर करना है, ये 3 के कारण। तो तीनों नंबर 5 से ग्रेटर करना है, मतलब 1 डैश डैश नहीं हो सकता, तो डैश डैश 9 वाला केस बनेगा। मतलब यहां पे नंबर कैसा बनेगा? 9। और अगर यहां पे 9 हो गया है और 8 हो गया है, तो इन तीन में से सिर्फ एक ही केस बचा, दैट दिस नंबर हैज टू बी 7। सो यहां के सैक्स के अंदर जो 3 नंबर्स आएंगे, सैक 1 में 7, सैक 2 में 8 और सैक 3 में 9, 7 8 9 विल बी द सीक्वेंस। आई होप ये पार्ट क्लियर है, मजा आ रहा है। आई होप यू विल बी फीलिंग द हीट और द चैलेंज ऑफ आइडेंटिफाइंग दीज वैल्यूज, बट दीज आर डूएबल। कर करके समझ में आएगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, मैनेजेबल है, एग्जाम प्रेशर में शायद ना हो पाए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट एल्स कैन वी आइडेंटिफाई? तो हमने 9 एवरेज ढूंढ लिया, हमने 8 एवरेज ढूंढ लिया है। क्या हम ऐसा ढूंढे कि एवरेज मिनिमम हो? एवरेज मिनिमम मतलब एवरेज 1 ले ले। तो ऐसा कोई सिनेरियो ले लेते हैं जहां एवरेज 1 आ रहा हो, क्योंकि 9 डिस्टिंक्ट एवरेजेस की वैल्यूज हैं हर एक बॉक्स की, तो कोई ना कोई एक बॉक्स ऐसा होगा जिसका एवरेज 1 भी है। अब एवरेज 1 कैसे आ सकता है? जैसा हमने 9 के लिए करा था, कैन आई से एवरेज 1 आने का एक ही तरीका है कि सर तीनों नंबर्स 1 हो। अगर एक भी नंबर बड़ा कर दिया तो एवरेज 1 से बड़ा हो जाएगा। तो अब तीनों नंबर्स 1 चाहिए, मतलब ऑल 3 नंबर्स शुड बी लेस देन 5। मतलब ये जो कंडीशन थी, वो जो नंबर डिस्प्ले कर रहा है वो बता रहा है कितने नंबर्स 5 से बड़े हैं।
तो कहना है से ये जो दो बॉक्सेस दिख रहे हैं जहां 0 दिया है, इनमें से कोई एक बॉक्स होगा जहां पर तीनों जगह 1 आएगा ताकि एवरेज 1 हो पाए। क्यों? फिर से समझते हैं। ये 0 क्या डिनोट कर रहा है? 0 डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ 5s इन दैट सीक्वेंस ऑफ 3। तो हम बोल रहे हैं एक भी नंबर 5 से बड़ा नहीं है इसमें। सो ऑल 3 नंबर्स हियर आर लेस देन 5, सारे नंबर्स लेस देन 5 है, और यहां पर भी सारे नंबर्स, तीनों की तीनों नंबर्स लेस देन 5 है। तो जब एवरेज 1 आएगा तो उसकी कंडीशन हमने ढूंढ ली है कि तीनों 1 होनी चाहिए, तो इन दोनों में से ही कहीं आएगा। वी डोंट नो कहां आएगा। अब कंडीशंस पे चल लेते हैं। इस वाले 0 पे 1 स्टार है और इस वाले 0 पे 2 स्टार है। 2 स्टार वाली कंडीशन देखें, 2 स्टार वाली कंडीशन में यू गेट 2 1s, 2 1s आ रहे हैं। तो मतलब 2 स्टार वाली कंडीशन के साथ 2 1 आ सकते हैं, या फिर 1 और 9 आएगा। अब 9 तो आ ही नहीं सकता, बिकॉज यहां बोला है नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 5 आर 0, मतलब दिस केस इज रिजेक्टेड। तो 2 स्टार्स के साथ 1 1 तो आना पड़ेगा। तो 2 स्टार्स के साथ 1 1 नहीं, तीनों ही 1 1 आएंगे, बिकॉज इसके अलावा कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं हो रही फॉर 2 स्टार्स। 2 स्टार्स के लिए 1-9 तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं, तो अकेला 1 1 और फिर ब्लैंक है। वो ब्लैंक में भी क्या आना पड़ेगा? 1, ताकि एवरेज क्या हो जाए? 1। तो इस ब्लॉक का एवरेज हो गया 1। अब इस वाले 0 पे चलते हैं। इस वाले अगर 0 पे चलेंगे तो कैनाइसिस सिंगल स्टार है। अब जैसा हमने 8 को ढूंढा था, एक्सट्रीम वैल्यूज 9 और 8 एवरेज वैल्यू ढूंढनी, एक्सट्रीम वैल्यूज 1, और अब सेकंड वैल्यू ले लेते हैं एक्सट्रीम लोएस्ट में, विच इज 2। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि एवरेज आपको 2 करना है, एवरेज अगर आपको 2 करना है, तो इज इट नेसेसरी दैट ऑल 3 वैल्यूज एवरेज इज 2? इज इट नेसेसरी दैट ऑल 3 वैल्यूज हैव टू बी लेस देन 5? सपोज ले लेते हैं एक केस की सर एक वैल्यू 5 ले लेते हैं, अब बची हुई कम से कम भी रखी, तो इनका सम टोटल 7 हो जाएगा। 7 डिवाइडेड बाय 3 एवरेज 2 से बड़ा हो जाएगा। हमें एवरेज 2 चाहिए, मतलब ये गारंटी है कि कोई एक वैल्यू भी 5 नहीं हो सकती, तीनों वैल्यू 5 से छोटा होना पड़ेंगी। विच मींस ये जो सेकंड ब्लॉक है, मिडिल का ब्लॉक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का, इसी का एवरेज 2 आएगा। और इसका एवरेज 2 आएगा तो कौन सी 3 वैल्यू से 2 आएगा वो अभी हमें नहीं पता। सो लेट्स ट्राई एंड फिल आउट दोस पॉसिबिलिटीज। तो जैसा हमने 8 के लिए 3 केसेस बनाए थे, यहां एवरेज 2 आने के लिए एवरेज 2 विच मीन सम ऑफ 6, इसके भी केसेस बना लेते हैं। तो एक केस तो बहुत सिंपल है, सारी वैल्यूज 2 2 2 ले लो, तीनों वैल्यूज 2। या फिर एक केस हो सकता है कि एक वैल्यू 4 ले लो, एक 1 ले लो, एक 1 ले लो। इनफैक्ट आई विल राइट इट इन असेंडिंग ऑर्डर, जिससे मैच करना इजी हो, अंडरस्टैंडिंग इजी हो। सो 1 1 4 ये वैल्यूज हो सकती हैं सम 6 होने के लिए। और कुछ केस हो सकता है, तो एक केस हो सकता है 1 2 और 3, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब इस पे देखते हैं कि 0 पे स्टार कितने हैं। 0 पे स्टार है 1, मतलब या तो 1 डैश डैश बनेगा या फिर डैश डैश 9, बट हमने बोला है तीनों नंबर्स किससे चाहिए? 5 से छोटे चाहिए, मतलब सेकंड केस रिजेक्ट हो गया, मतलब 1 डैश डैश वाला सिनेरियो बनेगा। अब 1 डैश डैश वाले में कैन आई से कि 1 डैश डैश में पहला नंबर 1 है, तो तीनों 2 तो हट गए। या तो पॉसिबिलिटी बचेगी 1 4 की, या फिर पॉसिबिलिटी बचेगी 2 3 की। सो ये दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास बच गई। तो अभी के लिए इतना छोड़ देते हैं कि यहां के जो बचे हुए 2 नंबर्स हैं, वी नो दिस फॉर श्योर कि ईदर दे विल बी 1 1 4 और 1 2 3। अब अगर मैं यहां 1 1 4 की पॉसिबिलिटी सोचूं, तो कैन आई से 1 1 4 जैसे ही मैं बोलूंगा तो मेरे 2 कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी। तो आई कैन नॉट हैव 1 1 4 हियर, देयरफॉर गारंटी है कि दिस हैज टू बी 1 2 3। ऑल्दो यहां से देख के लग रहा था कि 2 ही कंडीशंस है, पर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जैसे ही 1 4 ट्राई करा तो 2 1 आ गए ना, और 2 पहली प्लेस पे 1 आने का मतलब कि एग्जैक्टली 2 कंडीशंस आर गेटिंग मेट बिकॉज ऑफ दिस सेकंड कंडीशन, मेकिंग इनरोड्स एंड मेकिंग श्योर दैट द फर्स्ट कंडीशन बिकम्स ऑटोमेटिकली ट्रू। तो सेकंड कंडीशन के कारण इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन से 1 4 नहीं आ पाएगा, और अगर 1 4 वाला केस नहीं आ पाएगा, सो द ओनली केस विच इज पॉसिबल इन दिस सिनेरियो इज 1 2 एंड 3। I hope ये part clear है. So now I can erase this particular discussion that we had for average being 2. तो हमने average 1 वाला ढूंढ लिया है बॉक्स, average 2 वाला ढूंढ लिया है, average 8 वाला ढूंढ लिया है, average 9 वाला ढूंढ लिया है। एक्सट्रीम वैल्यूज के साथ हमने डील कर लिया है 0 वाली वैल्यूज और 3 वाली वैल्यूज। अब बीच में 2 और 1 वाली वैल्यूज हैं कि 2 वैल्यूज आर ग्रेटर देन 5 या एग्जैक्टली 1 वैल्यूज ग्रेटर देन 5, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसा रो या कॉलम ढूंढ ले जिसमें ऑलरेडी ज्यादा वैल्यूज फिल्ड है। तो लुक एट दिस सेकंड रो। सेकंड रो के सारे 9 ब्लॉक्स का टोटल कितना होना चाहिए? 45। तो कर लेते हैं 9 3 27, 27 एंड 6 33, 33 और 2
33 ले लेते हैं अभी। अगर 33 लिया तो 45 माइनस 33, इसका सम कितना आना चाहिए? इसका सम आना चाहिए 12। 12 डिवाइडेड बाय 3 कहना है ये एवरेज 4 वाला बॉक्स होगा। सम 12 होना चाहिए, एवरेज 4 होगा, और एवरेज 4 में मीडियन 2 है। अब मीडियन 2 है, इसकी नंबर ऑफ स्टार्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टार्स आर 2, मतलब 2 कंडीशंस फुलफिल वाला केस बनेगा। स्टार्स आर 2, 2 कंडीशंस में 1 1 वाला केस बन पा रहा है क्या? नहीं, मतलब गारंटी है सेकंड वाला केस बनेगा। तो 1 ब्लैंक और 9, तो ब्लैंक में 2 है, 1 2 और 9, और चेक कर लो 9 और 2 11 और 1 12, सम 12 आ रहा है। सो वी आर डन विद द सेकंड रो। सिमिलरली लुक एट थर्ड रो। थर्ड रो में भी हमारे फर्स्ट और थर्ड बॉक्स आ चुके हैं, तो अब इनका टोटल कर लेते हैं। 8 3 24 था, 24 और 3 27 था, तो बचे हुए का सम कितना आएगा? इस बॉक्स का सम आएगा 18। 18 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज कितना आएगा इस बॉक्स का? 6। एवरेज 6 है, और यहां पर 2 वैल्यूज 5 से बड़ी हैं। वी विल गेट 2 वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 5। एक वैल्यू 5 से छोटी होगी, ये नेसेसरी है। 2 वैल्यूज ग्रेटर देन 5, और उसके बाद 2 स्टार्स लगे। 2 स्टार्स लगे हैं, मतलब 1 1 डैश वाला केस है या फिर 1 डैश 9 वाला केस है। अगर 1 1 डैश वाला केस यहां ले ले तो हमारी 2 वैल्यूज 5 से बड़ी नहीं आ रही, बिकॉज 2 वैल्यूज 5 से छोटी हो गई यहां पर। तो ओनली केस पॉसिबल इज 1 डैश 9, तो यहां 1 आएगा और यहां 9 आएगा। अब हमें सम करना है 18, तो 9 और 1 कितना हुआ? 10। 10 में क्या ऐड करें? 8, सो दिस बिकम्स 189। सो वी आर डन विद द थर्ड रो एज वेल, वी आर डन विद सेकंड रो एज वेल। अब फर्स्ट रो पे चल लेते हैं किसी भी वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज के लिए। सो हमने एवरेजेस कौन कौन से यूज कर लिए हैं? वी हैव यूज्ड अप एवरेजेस ऑफ 1 2, वी हैव यूज्ड अप 6 4 8, तो बचे हुए जो 3 5 इस तरह के एवरेज बचे हैं। लेट्स पिक दिस वैल्यू। 9 एक्सट्रीम दिख रहा है, आई प्रेफर एक्सट्रीम वैल्यूज। 9 चल लेते हैं कि मीडियन 9 है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर 3 सेट ऑफ वैल्यूज का मीडियन 9 है और आपके पास 1 से लेकर 9 तक की वैल्यूज है, तो मिडिल मोस्ट 9 है, असेंडिंग ऑर्डर में हम जमा रहे हैं, तो अगली वैल्यू 9 से बड़ी होनी पड़ेगी, पर हमारी तो सबसे बड़ी वैल्यू ही 9 है, मतलब दिस वैल्यू ऑल्सो हैज टू बी 9, तो ये वैल्यू भी 9 होगी। अब इस सेकंड बॉक्स पे स्टार कितने लगे वो देख लेते हैं। एक ही स्टार लगाए, और एग्जैक्टली 2 वैल्यूज 5 से बड़ी आ चुकी है, मतलब ये वाली वैल्यू 5 से छोटी होगी, और एक स्टार की कंडीशन देखते हैं। एंड में 9 आता है, तो पहले 2 ब्लैंक्स है, पहले 2 ब्लैंक्स है, तो विच मीन्स 9 9। अब यहां पे कौन सा नंबर आएगा वो सोचना है। तो पहला ये थॉट देते हैं कि तीनों नंबर्स का सम 3 का मल्टीपल होना जरूरी है, क्योंकि एवरेज जो है वो डिस्टिंक्ट इंटीजर है। तो 9 9 तीनों दोनों नंबर्स 3 के मल्टीपल हैं, तो यहां भी 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा। 3 का मल्टीपल लेस देन 5, क्योंकि 2 नंबर्स ग्रेटर देन 5 यूज कर चुके हैं, तो अब तीसरा नंबर ग्रेटर देन 5 नहीं हो सकता, मतलब यहां 6 नहीं आ सकता। अच्छा 6 ही क्यों सोचा, 7 8 क्यों नहीं सोचे? बिकॉज 7 8 अगर सोचते तो एवरेज इंटीजर नहीं आता, 2 9 तो मिल गए, तो मतलब 7 8 वैल्यू तो आ ही नहीं सकती है, 6 भी नहीं आ सकती, 5 से ग्रेटर वैसे भी नहीं आ सकती थी, अब 5 से स्मॉलर 4 भी नहीं आ सकता, बिकॉज एवरेज इंटीजर नहीं आएगा। तो क्या वैल्यू आ सकती है? सिर्फ 3। सो द सेट 399 इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन, बिकॉज एवरेज इंटीजर चाहिए। तो ये हमारा पार्ट हो गया। अब यहां पर एक वैल्यू अवेलेबल है विच इज द मीडियन वैल्यू 6, इसको थॉट दे देते हैं। तो इसे कैसे सोचे? तो लुक एट द वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम का थॉट दे सकते हैं, तो 9 3 27 और 3, 27 और 3 कितना हो गया? 30। 30 टोटल, मतलब 15 बचा है, तो कहने से इसका सम 15 आएगा। इसका सम अगर 15 आएगा तो एवरेज कितना आ जाएगा? 15/3 5। 3 नंबर्स का एवरेज 5 करना है, मिडिल वैल्यू 6 है, एक वैल्यू 6 से बड़ी आ जाएगी। और अगर थर्ड बॉक्स को देखें तो सिंगल स्टार है, तो 1 डैश डैश या फिर डैश डैश 9। कहना से यहां हम पॉसिबिलिटी सोचें कि एवरेज 5 करना है, सो वी नीड टू मेक द एवरेज 5 एंड देयर आर 2 नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 5, तो ये नंबर एग्जैक्टली 5 से छोटा ही होना है। अब 5 से छोटा होने के लिए या तो 1 लेंगे फर्स्ट पार्ट में या फिर 9 लेंगे। अगर मैं 9 लेने का थॉट देता, सपोज मैं 9 दे देता, तो 9 और 6 खुद ही कितना हो गया? 15, मतलब यहां 0 देना पड़ता, which means 9 is definitely not a choice here. If 9 is not the choice here, what is the choice? Choice is 1, because या तो फर्स्ट प्लेस पे 1 आएगा या फिर लास्ट प्लेस पे 9। लास्ट प्लेस पे 9 नहीं आ पा रहा है, तो 1 और 6 कितना हो गया? 7। 7 में क्या ऐड कर दें? 8, तो 7 और 8 मिलाकर कितना हो गया? 15। आई होप ये पार्ट क्लियर है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली 1 बॉक्स। अब ये 1 बॉक्स में फिर से टोटल करते हैं। सो 12 12 और 24 36, तो इस बॉक्स का टोटल सम टोटल आएगा 9। एवरेज विल बी इक्वल टू 3। अब 3 एवरेज चाहिए, और 3 एवरेज के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमें सोचनी है कि कौन कौन सी 3 वैल्यूज हो। पहले ये देखते हैं कि कंडीशन क्या है। एक ही नंबर 5 से ग्रेटर है और 2 स्टार्स हैं। एक ही नंबर 5 से ग्रेटर है, मतलब ये वाला केस या ये वाले केस में से अगर सोचें
So we have 2 stars and 1 number greater than 5. Average is 3, मतलब sum is 9. अब अगर sum is 9 तो कैन आई से 1-9 वाला केस तो रिजेक्ट हो गया बिकॉज 9 और 1 यही सम 10 हो गया है. सो द ओनली पॉसिबल केस इज दैट ऑफ 1-1 और 1 और 1 कितना होता है 2 और हमें सम चाहिए 9 मतलब यहां वैल्यू क्या जाएगी 7. सो इफ वी नाउ लुक एट दिस एंटायर सेट we will see that हर एक वैल्यू सैक की निकालने में there is some amount of to and fro that you need to do with regards to these conditions identifying कि किस बॉक्स के लिए कितने स्टार हैं और क्या नंबर दिया है which means this is a super time consuming set, definitely not recommended. पर ये तो हाइंडसाइट में नहीं, हमने जो फेट फ्रेमवर्क डेवलप करा है उसने भी हमें सही आंसर दे दिया था कि दिस इज प्रोबेबली नॉट अ गुड सेट फॉर यू टू डू unless you are a champion, and if you are a champion I don't think you would be required to watch these videos and practice so hard. So आगे बढ़ते हैं. This is the final set of results. Very quickly let's answer what is the total number of coins in all the boxes in third row. Total number of coins तो ये कर लें 8 3 are 24 and 18 is 42 and 3 is 45. अब मुझे बताओ क्या इस 45 को आंसर करने के लिए आपको पूरे सेट को सॉल्व करने की जरूरत थी? नहीं. सो अनदर इंपॉर्टेंट लर्निंग सिमिलर टू व्हाट वी हैड इन द फर्स्ट सेट दैट वी डिड ऑन डे 1, पार्शियल सॉल्यूशन भी अगर आपने कर दिया है, अगर आपने उतना भी निकाल दिया था कि रोज और कॉलम्स का टोटल सेम है मतलब टोटल 45 आएगा, प्लीज मार्क एन आंसर फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द क्वेश्चंस एंड देन इफ यू आर स्टक एंड फील की टाइम कंज्यूमिंग है छोड़ दो. या कभी ये थर्ड या फोर्थ सेट हुआ पूरा सेट सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलेगा तो प्लीज डोंट waste your time in still trying. Just quickly glance at the question and mark at least one of the questions that you'll be able to answer. ये शायद इस सेट से सबसे important learning. How many boxes have at least one sack containing 9 coins? कितने boxes ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक sack तो ऐसा है जिसमें 9 हो, इसमें नहीं है, इसमें है 1. This is 2, this is 3, this is 4, this is 5. So इसका आंसर क्या जाएगा 5. For how many boxes are the average and median the same? Average और median same हो तो एवरेज और मीडियन इसमें सेम नहीं है, इसमें सेम नहीं है, इसमें सेम नहीं है, इसमें सेम नहीं है, इसमें है. और बहुत इजीली कैसे सोच लें एवरेज और मीडियन सेम तब होंगे या तो जब तीनों नंबर सेम हो या फिर जो मिडिल नंबर है उसके इक्विडिस्टेंट नंबर्स हो बचे हुए दोनों. तो जैसे 1 to 3 में ये ट्रू हो रहा है क्योंकि ये 1 स्मॉलर है तो 1 ग्रेटर है तो एवरेज 2 आ जाएगा और मिडिल में भी 2 है. ये तो तीनों नंबर सेम है, ये तीनों नंबर सेम है, यहां पर नहीं है, यहां पर है, 1 लेस 1 मोर. तो 1 2 3 4 टोटल 4 सच boxes are there where average and median are same. How many sacks have exactly 1 coin? कितने ऐसे sacks हैं जिनमें exactly एक coin है? तो 1 2 3 4 I guess 4 counting करना है. In how many boxes do all the 3 sacks contain different number of coins? कितने ऐसे sacks हैं जिसमें तीनों different हैं? यहाँ 2 सेम हो गए, यहाँ 2 सेम हो गए, 1 मिल गया, 2 3 4 5. So इसका आंसर कितना आ जाएगा 5. So 45, 5, 4, 4, 5, these are your answers. This completes our discussion on this set. Very quickly, what are the important learnings or takeaways from this set? So understanding median and mean, middlemost value, average, इसकी understanding and you would have seen by now कि काफ़ी सारे sets CAT में ऐसे आने लगे हैं जहाँ पर basic concepts like mean, median, mode की understanding बहुत useful रहती है. Then possibilities and elimination, ये सोच पाना कि 2 conditions साथ में true नहीं हो पाएंगी, एक ही ट्रू हो पाएगी, फिर उसे मैप करना. यू विल हैव टू पुट इन दैट एफर्ट एंड आई एम टेलिंग यू एज स्टूडेंट्स दिस इज योर बिगेस्ट रीजन दैट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व अ लॉट ऑफ LR सेट्स और DI सेट्स विद द ईज विथ विच यू आर एक्सपेक्टेड टू, बिकॉज हम कई बार खुद को उतना पुश नहीं करते कि नहीं यार ये करना पड़ेगा, ये एफर्ट डालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसे सिनेरियोज बन पाएंगे, मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा. इफ यू आर एबल टू डू दैट, इफ यू आर एबल टू स्ट्रगल विद दो सेट्स एंड देयरफॉर at least when you have sufficient time, let's say we are 4 months away from CAT, please don't worry about time. Just spend time with the sets. Make sure that you get into that spirit and vibe where you are able to relate multiple concepts at once. If you are able to do that, over a period of time speed भी आ जाएगी. And as I said, this is not one of those sets जो हम एग्जाम में करने का ट्राई भी करेंगे. ईजियर सेट्स भी देखे हमने, बड़े आराम से वो हो जाएंगे और वो बहुत ईजी लगेंगे अगर हमारा कंफर्ट लेवल इस तरह के सेट्स के साथ हो जाएगा. सो दैट्स इट. एंड द लास्ट मैसेज दैट टिपिकली आई सेड अर्लियर एज वेल, एक क्वेश्चन तो फिर भी बहुत ईजिली हो जाता, तो अगर वो थोड़ा बहुत भी ट्राई कर लिया है तो इट मेक सेंस फॉर अस टू solve those questions. So that's all
from my side as far as this particular set is concerned. I'll see you tomorrow with the next set of DLR to finish off all the 114 sets. That's it. I'll take a leave. Ciao.